चलो भाई, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ये 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इस पे, ठीक है। इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। चलो देखो और ये 5 और, है ना। टोटल 10 क्वेश्चन है। पहले देखो, पहला क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फिर टोटल एनर्जी चेंज, केमिकल चेंज, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास चेंज। तो थर्मोडायनामिक्स, थर्मो और डायनामिक्स, थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, चलना, है ना। तो कोई भी प्रोसेस के दौरान होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, क्योंकि एनर्जी चेंज केमिस्ट्री में कैसे पढ़ोगे, हीट चेंजेस, भाई रिएक्शन हुई तो यहाँ तो आपको हीट चाहिए, या फिर हीट क्या हो गई, बाहर गई। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें या जनरल बात करें कि आपने कोई मशीन बनाई है, कुछ आपने मान लो क्या बोलते हैं व्हीकल बनाया है, स्कूटर बनाया है, गाड़ी बनाई है, तो पेट्रोल भरना है, तो आपको यही तो पढ़ना है थर्मो में भी, कितना पेट्रोल भरूँ, कितनी एनर्जी आएगी, कितनी गाड़ी चलेगी, कितना इसका साउंड में जाएगा, फ्रिक्शन में जाएगा, इधर उधर जाएगा, वेस्टेज होगा, इतना ही पढ़ना है ले दे के। तो आपको क्या पढ़ना है, एनर्जी चेंजेस। और एनर्जी इन टर्म किस में है, मैक्सिमम एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म। अब बोलेगा मैक्सिमम हीट के फॉर्म में कैसे, तो मुझे बताओ धरती पे एनर्जी का सोर्स क्या है, सन। और सन की एनर्जी किस फॉर्म में, हीट एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में। अब इसका जवाब तुम दे सकते हो भाई, ठीक है थर्मो पढ़ना है तो थर्मो में हमें एनर्जी चेंज पढ़ना है ना, ऊष्मा या ऊर्जा। अगर यहाँ एनर्जी दिया है, हीट देता तो भी ज़्यादा सही था, हीट चेंज के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आपका आइसोलेटेड फ्लास्क है, ऊष्मारोधी मतलब आइसोलेटेड, बाहर से कोई लेना देना नहीं। इसमें आपने बर्फ के कुछ पीसेस रखे। अब बोलो कौन सा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड। विलगित है ना, मतलब थर्मस रख दिया मान लो आप, ठीक है। तो थर्मस रख दिया मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि बाहर से सिस्टम कोई भी हीट नहीं लेगा, है ना। आपने यहाँ बर्फ रख दी, अब आप कहोगे कि भाई बर्फ़ तो रख दी, लेकिन ठीक है मैडम 2 घंटे 4 घंटे तो बर्फ़ ही रहेगी, लेकिन अगले दिन तो पिघल जाएगी, तो हीट ट्रांसफ़र तो हुआ। तो ऐसा नहीं है, हम मान के चलते हैं आइसोलेटेड मतलब सिस्टम और सराउंडिंग, तंत्र और परिवेश के बीच में किसका आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, हीट का, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आपको लगेगा नहीं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या 4-6 घंटे में तो क्या होगा, ठंडा मतलब बर्फ़ जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी थोड़े टाइम बाद में गर्म भी हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि आप आइडियल बना नहीं पाए हो। ऐसा मतलब मुझे तो ऐसी दीवार बनानी है अपने चारों तरफ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं। अब आप वो बना ही नहीं पा रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट तो सही है ना, बात समझे मेरी। इसलिए तो आपको ये नहीं सोचना है कि थर्मस में रखा कैसे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, फिर चाहे तो कभी भी ना ठंडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप क्वालिटी पे जाओ, आप ऐसा थर्मस लाओ तो वो कहेगा भाई 2 घंटे 3 घंटे, फिर ऐसे भी आएंगे 10 घंटे, फिर और बढ़िया पे जाओगे तो 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे, तो लाइफ टाइम वाला आप बना नहीं पाए हो। तो एक अलग चीज़ है, मतलब धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट तो ला ही पा रहे हो ना, ऐसे, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अब याद रखना गहन मतलब इंटेंसिव है ना हिंदी में, तो इंटेंसिव यानी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो बोलो टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ देखो, टेम्परेचर मान लो ये बोर्ड है, तो बोर्ड का जो भी हीट है वो है। अब मैं इस बोर्ड को आधा कर दूँ तो क्या हीट चेंज हो जाएगा, गर्म चेंज हो जाएगा क्या, जितना वो गर्म है उतना यही गर्म है। आई बात समझ में ना। या आपकी बॉडी है ना, तो अपने बॉडी के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या, टेम्परेचर तो वही रहेगा ना। कोई भी चीज़ ले लो, चलो बॉडी नहीं लेके और इसको ले लिया, तो कोई भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांट दो तो क्या ताप में चेंज आएगा, तो हम कहेंगे नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेव, लाइट की वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपने पाथ से क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, अपने पथ से विचलित हो रही है, तो उसका अमाउंट से क्या लेना देना, वेव का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो गहन गुण यानी जो मात्रा पे निर्भर नहीं करते, तो टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट पे डिपेंड करता है, मात्रा पे निर्भर। तो द्रव्यमान मतलब मास, तो मास का तो मतलब ही अमाउंट ही होता है, ठीक है भाई, 1 किलो 2 किलो मास ही तो है। फिर एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट मतलब मैं तुम्हें कहूँ कि 1 लीटर पेट्रोल डाला और गाड़ी चली, और 2 लीटर पेट्रोल डाला और गाड़ी चली, तो सेम होगा अलग होगा, अलग होगा। आप अमाउंट चेंज करोगे तो वो बेचारा जो एनर्जी देगा मुझे वो अलग अलग होगी। या 1 रोटी खाऊँ मैं इतना ही चली और 10 रोटी खाऊँ मैं इतना ही चली, ऐसे थोड़ा ना होगा। एनर्जी तो सीधी सीधी किससे रिलेटेड है, अमाउंट से रिलेटेड, मात्रा पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो मास करेगा, एनर्जी करेगी, एंथैल्पी हीट चेंज,
तो डिपेंड, 1 मोल पदार्थ को जलाओ 4 मोल को जलाओ, फर्क है ना। तो फिर ये सब अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, तो ये मात्रा आश्रित है, विस्तारात्मक, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर ना हो। फिक्स कर लो कि भाई एडियाबेटिक के लिए Q 0 होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q क्या होता है, 0। सिस्टम सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं है, तो Q 0 मतलब मेरा आंसर यहाँ हो गया 3rd, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा प्रोसेस किस प्रक्रम में कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वर्क डन, जैसे मुझे A पॉइंट से कहाँ जाना है, B पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते से जाऊँ और इस रास्ते से जाऊँ, वर्क डन तो अलग अलग होगा। या मैंने तुम्हें एक बार एग्जांपल दिया था कि मान लो कि तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो और तुम्हें टॉप फ्लोर पे एक पानी की बाल्टी ले जानी। अब या तो तुम सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, मान लो 10 फ्लोर है तो 10 के फ्लोर चढ़ के सीढ़ियों से और तुम पानी की बाल्टी ऊपर पहुँचा दो, या तुम ऐसा करो ऊपर से रस्सी फेंक दो और पानी की बाल्टी खींच लो, या फिर तुम ऐसा करो लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट में चले जाओ और है ना पानी की बाल्टी ऊपर पहुंचा दो, क्योंकि मुझे ग्राउंड से कहाँ जाना है, टॉप फ्लोर पे जाना है। बस मुझे तो वही मतलब है कि पानी की बाल्टी यहाँ है और इस पानी की बाल्टी को ऊपर पहुंचाओ। अब तुम्हारी मर्जी पड़े वो रास्ता ले लो, या तुम्हें कोई शॉर्टकट पता हो कि भाई यहाँ से इतना सा जाऊँगा 5वां फ्लोर आ जाएगा और ये सीढ़ी चढ़ूंगा 10वां आ जाएगा, तो 4 रास्ते, तो क्या चारों में वर्क डन सेम होगा, नहीं। तो तुम्हारा पाथ चेंज हो गया, इंग्लिश में पाथ है, हिंदी में पथ है, ठीक है। तो तुम कहोगे नहीं पाथ बदल गया तो वर्क डन बदल जाए, सीधी बात है। तो ये पक्का कर लो कि 2 ही चीज़ें तुम्हारे पास, हीट और वर्क डन। हीट कैपेसिटी भी मान लेंगे, तो हीट और वर्क डन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, पथ फलन, जो रास्ता बदलते ही बदल जाते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ ढूंढो जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब हो सकता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, अवस्था फलन हो गया। तो अब मैं ऐसा कैसे ढूंढूं, तो देखो जैसे मेरे को थर्मोडायनामिक्स का पहला रूल याद होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स का पहला रूल क्या है, डेल्टा ई, Q प्लस W, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि समतापी, समतापी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अगर कोई सिस्टम का टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, मैंने तो पहली बात थर्मोडायनामिक्स अपन केमिस्ट्री में पढ़ा था, हम गैसेस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ गैस की एनर्जी से क्या समझते हो, काइनेटिक एनर्जी। गैस है, गैस है, गैस है, तो तुम्हारे ऐसे आएगा दिमाग में गैस शांत है, नहीं, या गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स है, तो इतना ही होता तो फिर पकड़ के मॉलिक्यूल शांति से बैठ जाते। तो और आइडियल की बात करूँ तो आइडियल में तो पहले हमने केटीजी पढ़े भाई गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं, तो एक बार में मान लो भी है या नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, 2 तरह की एनर्जी हुई, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो मैं कहूँगी नहीं, पोटेंशियल तो नेग्लिजिबल है, गैस की एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी, सही। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT, होती है। तो तुम कह रहे हो कि नहीं T तो कांस्टेंट, तो भाई जब तुम्हारा T कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। और गैस की इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो जब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा E कितना होना चाहिए, सही है। तो अगर वो कह रहा है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मैं कहूँगी डेल्टा E तो 0 है, तो डेल्टा E 0 है तो Q और W क्या हो गया, इक्वल हो, साइन नेगेटिव। तो ये पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन होगा, तो ये तो है। आप कह रहे हो नहीं पाथ फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैं कहूँगी यहाँ तो है ही नहीं। अब जब तुम कह रहे हो सम आयतनिक, आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम चेंज 0, तो भाई वर्क डन P डेल्टा V होता है ना, W इक्वल्स टू क्या होता है, P डेल्टा। तो जब तुम्हारा वॉल्यूम ही है ना, डेल्टा V 0 है तो W कितना हो गया, 0। तो फिर मैं कहूँगी हटाओ, उसको भी कोई मतलब नहीं, आई बात समझ में। तो वर्क 0 हो गया। मैं कह रही हूँ ऐसा बताओ पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, हमने तो वर्क को 0 कर दिया। फिर मैं कहूँगी कि ये देखो एडियाबेटिक रुद्रोष्म, यहाँ Q क्या होता है, 0 होता है। अब तुम बताओ Q 0 होता है, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो डेल्टा E किसके बराबर हो गया, W, सही है। डेल्टा E मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन मतलब E2 - E1, क्या भाई मेरी बात समझ में आ रही है। डेल्टा E बराबर W, क्योंकि तुमने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम, तो Q 0। अगर Q 0 है इस फॉर्मूले में, फर्स्ट लॉ में, तो W और डेल्टा E बराबर। डेल्टा E मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी E2 - E1। E2 क्या था,
फाइनल की इंटरनल एनर्जी, और इवन क्या था, इनिशियल। तो तुम तो पहले और आखिरी पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हो, पाथ पे कहाँ डिपेंड कर रहे हो। आई बात समझ में? ये तो मुझे यही बता रहा है कि वर्क डन जो है इस केस में क्या है, पाथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल। तो तुम्हें रास्ते से क्या मतलब है, तुम तो पहले और आखिरी पॉइंट की बात कर रहे हो। समझे मेरी बात? तो इतना सोच के फिर इसका आंसर क्या आएगा, एडीआर। आई बात समझ में? यूँ नहीं कि सीधा ठीक है ये नहीं तो ये कर लेता हूँ। सबके बारे में सोचो, क्या पता कि ना अभी मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दिया, कल इस पे कोई सवाल पूछ ले कि वर्क डन 0 होता है, तो आइसोकोरिक है ना, वर्क डन पाथ फंक्शन ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा तो तुम ये ध्यान रखो, है ना। आइसोथर्मल में डेल्टा ई 0 है, क्यों, तो फिर वो ध्यान रखो। कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आगे देखो, जब एक गैस को एडियाबेटिकली यानी कि रुद्रोष्म और उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया जाता है ना, कंप्रेस करते हैं, तो अंतिम ताप, अब इसको ऐसे मत सोचो, अपने ऊपर लेके सोचो। एडियाबेटिक मतलब मान लो तुम इस कमरे में हो, ठीक है, अब तुम इस रूम में हो, बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं है। अगर यहाँ गर्मी है तो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर कितनी भी ठंड है या बाहर कितनी भी गर्मी है वो अंदर नहीं है। अब अपने आप को गैस मॉलिक्यूल कंसिडर करो कि हम सब गैस है, और मैं कह रही हूँ कंप्रेस करो। कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास आते हैं। तो कंप्रेस करते हुए मान लो कमरा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो गर्मी बढ़ेगी कि सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, है ना। एक रूम है, इसमें 10 लोग हैं, अगर मैं उस रूम में क्या करूं कि उसकी दीवार आइसोलेटेड कर दूं कि उसकी हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, और उसमें 10 लोगों की जगह 100 लोग भर दूं, तो कहते दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जितने पास पास में होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी या उसका टेम्परेचर क्या होगा, एक साथ में बढ़ेगा, है ना, टकराएंगे ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब इस सवाल का जवाब दे दो कि अगर मैं कंप्रेस कर रही हूँ तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखना खुद पे लेके, तो अब क्या लिखूँ इसका आंसर, फर्स्ट प्रारंभिक ताप से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, कौन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी करता है। देखो एंथैल्पी डेल्टा एच होता है क्या, तो डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, H2 माइनस H1। भाई डेल्टा एच मतलब क्या, एक्सो या एंडो। एक्सो हो तो तुम कहोगे डेल्टा एच नेगेटिव कर दो, और एंडो हो तो तुम क्या कहोगे, डेल्टा एच पॉजिटिव। पहले से मेरे को हीट मिली तब मैंने तो काम किया, या फिर हमने हीट छोड़ी और प्रोसेस हो गया, ऐसे ही होगा। तो एंथैल्पी तो करता है। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर QP किसके बराबर होता है, डेल्टा एच। अगर मैंने थियरी पढ़ाई थी मैंने कहा था याद रखना, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो डेल्टा एच हिंदुस्तान, P पेट्रोलियम, तो QP कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम हीट सप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। तो ये और ये तो सेम ही होगी। अब मैं वैसे ही दिमाग लगा, ये तो मेरे दिमाग में था ही और मुझे पता था ये इसके बराबर है, मतलब ये 2 आंसर तो है ही, तो ऑब्वियसली आंसर तो ऑल हुआ। मान लो दूसरा नहीं भी आता है, और फिर मैं सोचूं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा E। आई बस समझ में? अब ये कहाँ से आया, तो फर्स्ट लॉ लगाओ, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ये रहा। W क्या होता है, P डेल्टा V, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये चीज़ क्या हो गई, 0। W 0 कर दूं तो डेल्टा E किसके बराबर हो गया, QK, यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि आगे ये सवाल पूछ लेगा तब भी तुम्हें आना चाहिए। तो अब मैं इसका आंसर क्या दूँ, ऑल ऑफ द अबव। अभी बात समझ में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, pH और EMF, इनमें से गहन यानी इंटेंसिव, अमाउंट इंडिपेंडेंट जो मात्रा पे निर्भर नहीं करता। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट, 1 किलो पानी को बॉईल करूँ कि 10 किलो पानी को बॉईल करूँ, सेम टेम्परेचर की अलग अलग, पानी तो 100 भी उबलेगा, है ना। अभी बर्फ़ इतनी जमाओ चाहे बर्फ़ इतनी जमाओ, मुझे क्या करना है, टेम्परेचर तो मैं 0 ही दूंगी ना। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट वाले जितने भी है उनका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। तो मैं कहूँगी भाई पहला तो होगा, ठीक है। फिर एंट्रोपी, रैंडमनेस, अस्त व्यस्तता, तो अब लोग कम है तो रैंडमनेस कम होगी, और लोग ज़्यादा है ज़्यादा, सीधी सी बात है। तो हम कहेंगे नहीं, एंट्रोपी तो अमाउंट डिपेंडेंट है। pH इंटेंसिव,
भाई पानी का पीएच कितना होता है 7। अब तुम ये थोड़ा तो 1 लीटर का तो 7 होता है, 2 लीटर का 7 नहीं होता है, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। तो पीएच फिक्स है ना कि भाई एसिडिक है तो एसिडिक और बेसिक है तो बेसिक। आपने कहते हैं ऑरेंज जूस है या ऑरेंज है, इस ऑरेंज में ऑरेंज जूस होगा तो उस ऑरेंज का पीएच इतना है। अब ऑरेंज बड़ी है ऑरेंज छोटी है तो तुम्हारे क्या मतलब है ना, या मैंगो है या लेमन है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और वैसे अगर तुम पढ़ो ना तो पीएच इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ HI, ठीक है। अब HI मतलब कंसंट्रेशन मान लूँ, है ना, और मान लो उसको मैंने मोलरिटी लिया तो मोल पर लीटर, तो मोल मात्रा पे निर्भर करता है, अमाउंट डिपेंडेंट, और लीटर मतलब आयतन, ये भी मात्रा पे निर्भर करता है। तो भाई अगर दोनों एक्सटेंसिव है तो रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि मान लो अमाउंट चेंज होने से ज़्यादा हो गया तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वापस रेशियो तो सेम आएगा ना, ऐसे पढ़ लो, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अच्छा ठीक है, पीएच भी इंटेंसिव हो रहा है, तो पहला तीसरा तो हो ही रहा है। अब EMF फोर्स जो है वो तो इंटेंसिव होता है। फोर्स इंटेंसिव होता है। देखो डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। E नॉट सेल, तो E नॉट सेल इक्वल्स टू डेल्टा G अपॉन NF, ठीक है, साइन तो जो है वो है। अब एनर्जी तो अमाउंट डिपेंडेंट होती है, और NF क्या है, चार्ज, 1 मोल का चार्ज, 2 मोल का चार्ज, 3 मोल का चार्ज, तो ये भी अमाउंट डिपेंडेंट है। और 2 एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव, सही कह रही हूँ मैं, तो ये भी इंटेंसिव और ये भी इंटेंसिव। तो तुम कहोगे भाई पहला, दूसरा और चौथा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा है। आगे देखो नेक्स्ट, अब देखो एक वेटलेस पिस्टन है, प्रसारण मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है ना, बाहरी दाब परिवर्तनशील है, तो वर्क डन क्या होगा भाई, मेरा फॉर्मूला तो ये है W इक्वल्स टू P डेल्टा V, ठीक है। और क्या होता है, प्रसारण, गैस जब एक्सपैंड होती है तो वो तो अपने आप होगी, तो वर्क डन बाय द गैस खुद काम करेगी, क्योंकि गैस अगर 1 लीटर है, छोड़ दो ढक्कन खोल दो तो 10 लीटर तो अपने आप हो जाएगी ना, तो गैस फैलती तो अपने आप है, मतलब वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस तो W नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे नेगेटिव है, इसमें क्या परेशानी। तो ये तो फॉर्मूला मेरा फिक्स था, लेकिन बाहरी दाब तो कांस्टेंट था ना, बाहरी दाब, आपने सिलेंडर खोल दिया तो बाहर का दाब तो चेंज हो रहा है, बाहर तो हवा है ना, जितनी उसके बराबर मेरा प्रेशर आएगा जितने वो गैस उड़ती जाएगी, है ना। अब आप कह रहे हो कि नहीं बाहरी दाब वेरिएबल है, मतलब तुमने क्या किया कि भाई इसका यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ तुमने पिस्टन लगा दिया, क्लियर। अब तुमने क्या किया भाई, ये फिलहाल अगर ये कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, मतलब बाहर का दाब अंदर का दाब बराबर। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक मिट्टी का दाना डाल दिया, तो मैं क्या देखूंगी, मिट्टी का दाना हल्का सा, ये क्या होगा, गैस पिस्टन नीचे जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस हल्का सा अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर एक पार्टिकल और डाल दूँ, फिर एक पार्टिकल और डाल दूँ, फिर डाल दूँ, फिर डाल दूँ, फिर डाल दूँ, तो मुझे एकदम से कंप्रेस नहीं किया, धीरे धीरे उसको टुकड़ों में कंप्रेस किया। या मान लो मुझे गाड़ी चलानी है, तो या तो अगर मैं सीधी रेस दूँ और अपनी नॉर्मल स्पीड से गाड़ी आगे ले जाऊँ, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि नहीं, थोड़ी सी गाड़ी आगे ले और फिर उसका 90% वापस पीछे लो, फिर मैं गाड़ी आगे ले रही हूँ और 90% क्या कर रही हूँ, पीछे ले रही हूँ, मतलब एक काम को मैं 25 बार में कर रही हूँ। जाना तो मुझे A पॉइंट से B पॉइंट है, एक तो मैं सीधा चले जाती है एक झटके में, तो बात अलग होती, लेकिन मैं बार बार क्या कर रही हूँ, आगे पीछे गाड़ी आगे पीछे कर रही हूँ, तो ये होता है रिवर्सिबल वर्क डन। काम तो कर रहे हो लेकिन रिवर्सिबल, आपका ड्राइविंग फोर्स और आपका ओपोजिंग फोर्स में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। भाई एक मिट्टी का दाना डाल दिया, क्या ही फर्क पड़ गया। या मान लो ये मिट्टी का दाना, ये पूरे बहुत सारे सैंड पार्टिकल थे और ये पिस्टन कांस्टेंट था, अब मैं एक सैंड पार्टिकल को निकाल दूँ तो पिस्टन क्या होगा, हल्का सा ऊपर उड़ जाएगा, नेग्लिजिबल। फिर मैं एक और निकाल दूँ, फिर मैं एक और निकाल दूँ, तो बाहर का प्रेशर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अब वर्क डन तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, ऑब्वियसली मैं सारी मिट्टी हटाऊंगी तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा, कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन हो गया, है ना। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना। मैं हर 10 पार्टिकल को जोड़ूंगी तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए जो अनगिनत हो उसके लिए क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब मेरा काम तो यही है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आई बात समझ में। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो ये। और डेल्टा V क्यों लिखूँ, बहुत छोटे छोटे चेंज आएंगे, एक एक डस्ट पार्टिकल हटाओगे तो माइन्यूट चेंजेस आएंगे, इसलिए
ठीक है, याद करने में तुम सीधा याद कर सकते थे कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो W इक्वल्स टू ये PD होता है इंटीग्रेशन, पर अब तुम्हें कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि मैं इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन मतलब समझे ना, जोड़ना, टुकड़ों को जोड़ना। तो 10-20 तो कोई भी जोड़ लेगा, लेकिन 10,000 20,000 चीज़ों को जोड़ना वो भारी काम है, इसलिए हम उससे क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब देखो 11 से 15 है ना, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, एक बार इसका फोटो खींच लो, अपने आप सॉल्व करो, फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये हो गया आपके 16 से 20, तुम्हें कर लिए थे ना 20 तक, ठीक है। अब देखो 100 कैलोरी हीट हमने आइडियल गैस को दी, ठीक है, और वो पूछ रहा है वर्क डन। अब चीज़ें जो नोट करनी है वो है समतापी, मतलब आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही क्या ज़ीरो कर दूं, डेल्टा ई, ये पकड़ लो, ये बार बार नहीं बताएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा ई ज़ीरो, एक कम हो गया। अब तुम कह रहे हो प्रसार, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में W क्या होता है, नेगेटिव। भाई या तो गैस एक्सपेंड होगी या गैस कॉन्ट्रैक्ट हो। एक्सपेंड में गैस काम करेगी तो W नेगेटिव, और कॉन्ट्रैक्ट में तुम गैस पे काम करोगे तो W पॉजिटिव। तुम पढ़ते जाओ तो तुम थकोगे ना, और मैं तुम्हें पढ़ाती जाऊँ तुम्हारा तो उल्टा ही है खैर, लेकिन क्या होता है तुम्हारे अंदर तो एनर्जी भर गई कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ सोचो, ठीक है। अब देखो यहाँ है कैलोरी, यहाँ है जूल, तो एक चीज़ और ध्यान रखो, एक कैलोरी है ना, और एग्जैक्ट बोलो तो 4.184 जो 4.2 से भी कर सकते हो। अब मैं सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सही है, और डेल्टा ई यहाँ पे मेरा क्या है, 0, तो Q इक्वल्स टू माइनस W। Q कितना है बोलो, 100 है ना, और कैलोरी है तो 4.184 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर। अब फिर माइनस है तो तुम और माइनस मत करना, मैंने बताया वहाँ वर्क डन नेगेटिव होगा। समतापी प्रसार, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव मतलब एक्सपेंशन, और यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या होता, कंप्रेसर, ऐसे। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, 418 हो गया, तो 418 यानी फर्स्ट आंसर है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, टेम्परेचर और वॉल्यूम नहीं है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। टेम्परेचर है, क्या है, इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव है, अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या नहीं है, एक्सटेंसिव नहीं है। और वॉल्यूम तो अमाउंट डिपेंडेंट है, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, और क्या नहीं है, इंटेंसिव। तो इस तरह क्वेश्चन में तुम ऑप्शन पढ़ना ही, मैं पहले अपना आंसर बना देना। तो अब मेरा आंसर आगे एक्सटेंसिव, पीछे इंटेंसिव है ना, इंटेंसिव मतलब गहन। तो अब देख लो विस्तीर्ण और गहन, आंसर 4 हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि इसके ऑप्शन पढ़ोगे ना तुम परेशान होगे, पहले खुद ही आंसर बना देना। अब ये तो मैंने सिखाया तुम्हें, Q बराबर माइनस W किसके लिए सही नहीं है। तो देखो समतापी यानी डेल्टा ई 0, तो Q माइनस W तो होता ही है ना। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब पहला बिंदु और आखिरी बिंदु सेम होता है, तुम घूम फिर के वहीं आए जहाँ से चले, तो फिर डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0, ना तो एनर्जी बढ़ी ना एनर्जी कम हुई। तो साइक्लिक में भी डेल्टा ई 0, तो वहाँ पे भी यही मान लो फिर, तो 2 तो हो गए। और एडियाबेटिक में तो Q ही 0 होता है, एडियाबेटिक में क्या होगा, Q ही 0, तो Q 0 होगा तो ये तो रिलेशन वैसे ही नहीं आएगा। तो मेरा आंसर सही है पहला और तीसरा, यानी करेक्ट आंसर 4। अच्छा सॉरी नहीं है, हाँ तो फिर इसके लिए सही नहीं है, इस पे तो है। अब ये पढ़ना भाई ध्यान से है ना, यानी जल्दबाजी में गलत निपटा दो क्वेश्चन, ठीक है। ये चलो आगे देखो, अब ये भी करा रखा है आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो अब बताओ, मेरे को कमरे में लोगों को रखना है और कमरे में गर्मी बढ़ानी है, तो लोग ज़्यादा भरूँ कि कम करूँ, ज़्यादा, मतलब और गैस है तो कंप्रेशन कर दूँ, है ना, कम जगह में ज़्यादा गैस भरो तो एक तो होगा कंप्रेशन, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट सप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ गर्मी बढ़ गई और दीवारों के थ्रू बाहर चली गई या खिड़की खोल दी, तो फिर तो क्या है, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना। तो मुझे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट सप्लाई नहीं करना है, यानी Q 0। तो Q 0 कब होगा, एडियाबेटिक। तो मेरा आंसर है एडियाबेटिक कंप्रेशन,
तो बताओ पहला एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब देखो ये क्यों नहीं हुआ आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बढ़ेगा कैसे, इसलिए ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें लगे कंप्रेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो आइसोथर्मल है ना, तो फिर क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब रिवर्सिबल के लिए बताओ। देखो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या रिवर्सिबल एक स्टेप में होता है, नहीं। फिर इंटीग्रेशन क्यों किया था, बहुत सारे स्टेप्स में होता है, तो ये तो गलत ही है। फिर ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता तो फिर गाड़ी चली जाती है एक बार में, या आपने पिस्टन लिया तो एक झटके में दबा दो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैंने तो हल्का सा दबाया फिर वापस अपनी जगह पे आ गया, फिर कंप्रेस किया फिर अपनी जगह पे आ गया, तो ऐसे करके मैंने 25 बार करा तब वॉल्यूम चेंज आया, तो 25 बार करा तब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा, यानी वो रिवर्सिबल है। तो हम कहेंगे नहीं अंतर तो बहुत कम होता है, और फिर इतना करोगे तो वर्क डन ज़्यादा ही होगा ना, कम कैसे होगा। मैक्सिमम वर्क डन किस में मिलता है, रिवर्सिबल। हालांकि हाइपोथेटिकल है, ऐसा कौन करेगा, तो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सारी बातें गलत है, तो क्या कर दूँ, कोई नहीं कर दूँ, सब बातें गलत चल रही है। ठीक है, अगला देखो Q और W, ये दो ही तो हैं जो पाथ फंक्शन है। पाथ इंग्लिश में, हिंदी में पथ, स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला एक सिस्टम, अब देखो एक सिस्टम 300 जूल काम कर रहा है, अगर सिस्टम काम करता है तो W नेगेटिव, तो मैं कहूँगी W तो -300 हो गया, और जब हम उसको हीट दे रहे हैं कितनी 100 कैलोरी, तो हीट हम दे रहे हैं, तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो क्यों पॉजिटिव, सिस्टम को तो कुछ मिल ही रहा है ना। लेकिन अब कैलोरी और जूल है तो मैं इसको 418.4 लिख दूँ, अभी बताया था ना एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो मैं कहूँ ठीक है। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बताना है, हाँ तो बता दो, फॉर्मूला बोलो, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Q प्लस डब्ल्यू, तो तुम्हें डेल्टा ई निकालना है, तो Q कितना है 418 और W कितना है -300, बोलो 118 ने जैसे 4.2 ले लिया होगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मेरा आंसर तो प्लस में है ना, हाँ तो प्लस में है तो 120, सही, क्लियर है। अब देखो एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है और 450 जूल हीट बाहर लेते हैं, मतलब सिस्टम की हीट बाहर चलेगी तो Q नेगेटिव, तो Q तो है माइनस का 450 जूल, और इस पे 600 जूल काम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम 600 जूल पॉजिटिव। आंतरिक ऊर्जा अंतिम, तो मेरा फॉर्मूला ये था डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, और मैंने तुम्हें कहा था डेल्टा लिखते हैं मतलब स्टेट फंक्शन E2 माइनस E1, Q कितना -450 और W कितना 600, तो मेरे पास आ रहा है 150 है ना, और E2 बताना है, तो E1 प्लस 150 कहाँ जाए, फर्स्ट आंसर सही है। E2 बराबर E2 इक्वल्स टू E1 प्लस 150, समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया और कुछ भी नहीं किया, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अगर एक सिस्टम 8 जूल काम करता है तो W क्या करूं, सिस्टम 8 जूल काम कर रहा है तो W नेगेटिव, सही है। जब इसको 40 जूल हीट देते हैं Q कितना पॉजिटिव, फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ, ये तो बना लोगे, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब तुमने साइन पहले ही सेट कर रखे हैं, तो फिर जाके साइन मत चेंज करना, वो हमने पहले ही बता दिए। तो क्या करूँ, 40 माइनस 8 कितना हो गया 32 जूल कहाँ है पहला, फर्स्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आ गया। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे ही है। नेक्स्ट, एक आइडियल गैस उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार के दौरान बताओ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया, हाँ देखो बस उलझो मत, आइसोथर्मल आते ही डेल्टा ई कितना होता है, तो फिर क्या पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, आंसर क्या है 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना ले 20 के 20, चलो।